नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम। आज हम सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पार्ट 2 क्लास 7 के एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश की आत्मा है, यानी भारतीय लोकतंत्र में समानता। यह न सिर्फ एक अध्याय है, बल्कि यह वह नींव है जिससे हमारा पूरा देश टिका हुआ है। तो अपनी नोटबुक और कलम तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम समानता के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। इस आज हम 2 यूनिट का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला यूनिट है भारत भारतीय लोकतंत्र में समानता और दूसरा यूनिट है राज्य सरकार। पहले यूनिट में हम सिर्फ समानता के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे यूनिट में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका और राज्य शासन में काम कैसे करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है समानता। तो सबसे सरल भाषा में समानता का अर्थ है देश के सभी नागरिक, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कानून की नजर में सभी बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या उसका आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि हर व्यक्ति को एक समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले मताधिकार की समानता। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जब वयस्कों ने 18+ का मत देने का अधिकार है, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, शिक्षा का स्तर या जात पात कुछ भी हो, वह अमीर हो या गरीब हो। इससे पहले आजादी से पहले 1947 से पहले मताधिकार का अधिकार उनकी स्थिति के आधार पर दिया जाता था, यानी सबसे नीचे तबके के लोगों को मताधिकार का अधिकार नहीं था। और आज जो हमें मताधिकार दिया गया है वो 18+ से प्लस सभी वयस्कों को दिया गया है, इसलिए इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। समानता यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो या पुरुष, उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि सभी लोग वोटिंग के लिए लाइन में खड़े हैं। अब्दुल रहमान जो कि एक कारीगर है, वह भी लाइन में है। सबीना बानो गृहिणी है। शबनम बानो, ग्रेसी लैंगिंग परामर्शदाता है। आइजैक लेंगेंग सरकारी अधिकारी है। रुखाना मिर्जा मीडिया कर्मी है। यो, योगराज बेरोजगार और अशोक जैन उद्योगपति है। लेकिन सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कुछ अन्य प्रकार की असमानताएं भी हैं। कुछ लोग जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं उन्हें मताधिकार प्राप्त है, जिनका दैनिक जीवन या कार्य की स्थिति समानता से बहुत दूर है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। ग्रामीण परिवेश में जातिगत पहचान बहुत छोटी आयु में ही हो जाती है। अब आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद सोचते होंगे कि लोग जब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु प्रमुख समाचार पत्रों के विज्ञापन को देखिए। उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जात पात कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा है दलित, एक ऐसा शब्द जो निचली कहे जाने वाली जाति के लोगों को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्लास 6 में हमने इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। दलित का अर्थ होता है कुचला या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके पहले इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। वाल्मीकि द्वारा एक प्रसिद्ध दलित लेखक ने अपनी आत्मकथा कथा जूठन लिखी। मानव गरिमा का मूल्य। गरिमा, इसका तात्पर्य आप अपने को और दूसरे व्यक्ति को समान योग समझने से है। प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है
कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वह उच्च वर्ग के या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है देश में व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जात, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वह समान माने जाते हैं। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के समान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो कुछ प्रावधान है निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है और हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक ही समान कानून प्रदान है, जिसका वर्णन आर्टिकल 17 में किया गया है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जात, जन्म स्थान, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में इसका वर्णन है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि सम्मिलित हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शास- संसद ने संविधान द्वारा मांगे गए समानता के दो अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिला, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर लागू करने का निर्देश दिया गया। तो मिड डे मील योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को सर्वप्रथम तमिलनाडु में किया गया और 2001 के बाद देश के सभी स्कूलों में इसे लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चे को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम से जाति पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चों का साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीर के बच्चे आते हों, उन्हीं स्कूलों से बहुत अलग है। नेक्स्ट है अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। अफ्रीकी अमेरिकी को बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1995 दिन भर काम करके थक जाने के बाद उन्हें अपनी एक सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। इसी के साथ ही अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार कहलाया। सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ और 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या भागता राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्तों के अधीन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 2,
स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है? लोकतंत्र में सरकार के लिए कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों का विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है हमारा बीमारियों और चोटों आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं होता है। बीमारियों के अलावा उन कारणों पर भी विचार करने की आवश्यकता है जो हमारे स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं, जैसे पानी, पर्यावरण, लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, पेट भर भोजन ना मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनको बीमार पड़ने की संभावनाएं अधिक होती है। सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। उन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई गांव की जरूरत को पूरे करते हैं। ऐसे केंद्र जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक भी कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं और इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए वे सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज कर सके। और स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण कार्य है बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है और सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधाएं सम्मिलित हो। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा हो। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से भी सभी नागरिकों को लाभ। कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामले में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी सेवा। नेक्स्ट है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं।
शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर, जिनमें बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं, निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी उपलब्ध है। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं जो परीक्षण करती है और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाई खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? तो हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक नहीं। लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनको प्रयोग में नहीं किए जा सकते। जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाओं को खरीद पाने में सक्षम होते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, तो उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति भेजते हैं। परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं होता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की भी संभावनाएं अधिक रहती है। साथ ही एक नोट है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहा जाता है। जहां तक संभव हो, प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम से ही उपचार पर्ची में लिखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। और आजकल हमारी गवर्नमेंट भी जेनेरिक दवाओं का खूब प्रचार प्रसार कर रही है। नेक्स्ट है क्या किया जा सकता है? हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधा विहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। इसमें चैप्टर 2 में एक केरल का केस स्टडी भी दिया गया है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांवों के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सके। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया और स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार हुआ और इन सब कार्यों से स्थिति में भी सुधार आया। दूसरा केस स्टडी था कोस्टोरिका तरीका। कोस्टोरिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश माना गया है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टो कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधा देती है, जैसे पीने की पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। नेक्स्ट है चैप्टर 3, राज्य का शासन कैसे काम करता है। तो राज्य का शासन कैसे काम करता है, आइए हम देखते हैं। राज्य का शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र स्तर पर। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे चलता है और लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा
विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की भूमिका क्या होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं विधायक कौन होते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली संक्षिप्त रूप है। अभी हाल ही में सबसे यंगेस्ट विधायक मैथिली ठाकुर को चुना गया है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उनका मुख्य कार्य ही होता है जनता का प्रतिनिधित्व करना। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा यानी विधायक बन जाते हैं। और चुनाव में लोग अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए वे विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। और जिस राजनीतिक दलों के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल की विधानसभा में विधायकों को 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 38 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल बन गए और जबकि अन्य सभी विरोधी दल के सदस्य बन गए। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा लेजिस्लेटिव का निर्माण होता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालय को चलाएं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायिका चाहे सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाया भी गया है। सॉरी। इस तरह कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। विधानसभा में एक बहस भी होता है। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित होता है। ऊपर की एक दर्शक दीर्घा जो नीचे के विशेष हॉल को देख पाते हैं और हॉल के डेस्क में अनेक कतारें लगी होती हैं। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है और जो भी निर्णय लिया जाता है उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। विधायिका सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होती है। सामान्य भाषा में सरकार से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालय से होते हैं जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का
कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। यानी कि जहाँ पे सारे विधायक एकत्रित होते हैं उसे विधायिका कहा जाता है, और जिस निर्वाचन क्षेत्र से बहुमत प्राप्त नेता निर्वाचित होते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है। नेता के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। नेक्स्ट है शासन की कार्य प्रणाली। सभा में ही सरकार के कामों के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार के कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। लोकसभा में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़ी ही देर बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबार के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे और इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों की भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई और वे अस्वस्थ लोगों की देखभाल भी की गई। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा उनके विचार से समस्या केवल सफाई का नहीं। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए जो सफाई सुविधा के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे ये क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था का ध्यान दे सके। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग आदि। उन्होंने विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करवाने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए गए। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी आकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है। मुख्यमंत्री ने धनराशि का वादा किया। पिछले कुछ सप्ताह में राज्यों के कुछ जिले में अनेक लोग मीट का शिकार हो चुके थे और इस पर तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया। ये भी एक केस स्टडी दिया गया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। इस तरह के कार्य के लिए धन उपलब्ध करवाने का वचन दिया। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की थी कि इन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभागों इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून सांसद बनाते हैं और लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। तो हमारा आज का क्लास 7 का चैप्टर 1, 2 और 3 का यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आई होगी। यदि हाँ तो कृपया कर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।